हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट 2026 की तैयारी के लिए एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के कंटेंट वाले क्लास में, जिसमें कि हम लोग केवल कंटेंट को ही देखते हैं और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हुए चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा एसएसटी का आज का ये तीसरे पार्ट का वीडियो है। इसके पहले हमने 2 पार्ट के वीडियो बना चुके हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं उनको एक बार ये पूरा कंटेंट दिखा देते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सेकंड वाले एसएसटी पार्ट 2 में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग यहाँ शुरू करेंगे परिवहन से। लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये पूरा आपका कंटेंट है एसएसटी का। इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और ये पूरा आपका लेटेस्ट जो एनसीईआरटी का पैटर्न आया हुआ है, उस लेटेस्ट एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित ये सारा का सारा कंटेंट मैं बनाया हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, ये कंटेंट आपके लिए ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे शायद ही कहीं मिले या नहीं मिले। एक एक चीज को मैंने बहुत बारीकी से इसमें समझाया हुआ है। एसएसटी के पूरे सिलेबस को मैं कवर करूंगा, क्योंकि चूंकि एसएसटी दोस्तों काफी बड़ा सब्जेक्ट होता है, तो इसमें हम लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों को कवर करना होता है। तो उसी के क्रम में हम लोग ऑलरेडी देखिए, यहाँ से मैंने भूगोल से शुरू किया था। तो ये पहले पार्ट का वीडियो का हमने यहाँ से शुरू किया था भूगोल से। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, ये लगभग तकरीबन 250 पेज का होगा। 250 या 252 पेज का ये पूरा कंटेंट होगा, जिसमें कि हम पूरे एसएसटी को लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस पर आधारित एसएसटी को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये आप पूरा कंटेंट मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, मतलब कि जो लोग नहीं देखे हैं ये पूरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट का पूरा कंटेंट, उन लोगों को बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये कंटेंट कैसा है। आप लोग जब पढ़ेंगे तो वास्तव में दोस्तों मजा आ जाएगा तैयारी करने में, कि आपको जिस चीज की जरूरत है दोस्तों, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जो चीज की जरूरत है उसी को पढ़िए और उसी से ही आप जो है सीटेट को बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे, बहुत आसानी से पास कर लेंगे। तमाम तरह का बहुत बड़ा पोथा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। जिसकी जरूरत है आप वही पढ़ लीजिए, उतने से ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है आराम से सीटेट आप बहुत मतलब नहीं होता है कि कहने मतलब कि आप जो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है वो नहीं पढ़ पाते हैं, और जो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है बहुत तरह की तमाम तरह की आप लोग चीज़ें दिमाग में रहती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस तीसरे वाले पार्ट में, जहां से अपना एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए आपका परिवहन से शुरू करेंगे दोस्तों। परिवहन के दोस्तों 4 मुख्य साधन होते हैं। चलिए इस डायग्राम में आप समझिए, आपको अच्छे खासे जो है वो अनुभव डायग्राम से अच्छा समझ में आता है। परिवहन देखिए, परिवहन के 4 मुख्य पार्ट हैं, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। इसमें कि देखिए यहाँ पे आपका दिल्ली है, दिल्ली से देखिए ये आपका कोलकाता, कोलकाता से आप चलेंगे चेन्नई, चेन्नई से चलेंगे मुंबई। तो ये 4 जो है अपनी, इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रेंटियल। तो यहाँ पे दोस्तों अब चलिए समझते हैं विस्तृत तरीके से कि वास्तव में ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। दोस्तों सड़क मार्ग पहला होता है, दूसरा होता है रेल मार्ग, तीसरा होता है आपका जल मार्ग और चौथा होता है वायु मार्ग। इन 4 तरीकों से हम जो है परिवहन करते हैं। दोस्तों परिवहन क्या है? परिवहन समझिएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है परिवहन। और यह केवल लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यापार, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान का भी एक प्रमुख साधन है। और स्रोत सामग्री के अनुसार आधुनिक युग में परिवहन के यही 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो दोस्तों भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है, जिसमें कि स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग यानी कि गोल्डन क्वाड्रेंटियल कनेक्ट, जिसमें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये जोड़ता है स्वर्णिम योजना। दोस्तों जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी
ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा कहें तो एक कंटेंट है, जिसमें कि आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों, इसमें कि जैनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो कि समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। दोस्तों अंदाजा लगाइएगा कि कितना ऊंचा है ये, जिसका सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो समुद्र तल से लगभग 5072 मीटर है। दोस्तों अपने आप में ये भी एक क्या है, अनुभव ही है। चलिए अब बात करते हैं मेरे मित्रों, यहाँ पे पहला शुरू होता है आपका जलमार्ग। जलमार्ग दोस्तों, जलमार्ग में क्या है, जलमार्ग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अंतर्देशीय जलमार्ग, दूसरा होता है आपका समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग में क्या होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग में दोस्तों नाव्य नदियों यानी कि नेविगेबल रिवर्स और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं, जैसे कि अपना गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है और अफ्रीका में नील नदी है। तो दोस्तों ये है क्या, आपका अंतर्देशीय जलमार्ग यानी कि इनलैंड वाटरवे। अब आता है दूसरा आपका इसमें समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग में दोस्तों क्या होगा, समुद्री मार्ग में क्या होता है, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये जो मार्ग है ना, समुद्री मार्ग, ये सबसे सस्ता मार्ग होता है सामान वहन ढोने के लिए। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो और अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। तो ये जो है दोस्तों, ये विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पत्तन हैं जिन पर कि मैक्सिमम जो है वो बड़ी समुद्री जहाजें इन पत्तनों पर ठहरती हैं और इन्हीं मार्गों से चलती हैं मेरे मित्रों। अब यहाँ पे दोस्तों बढ़ते हैं परिवहन के बारे में। परिवहन और उसकी वैश्विक संयोजकता, ट्रांसपोर्ट एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। परिवहन का परिचय एक बार दोस्तों जानना जरूरी है। परिवहन क्या है, मैंने पहले बताया है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है और यह केवल लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यापार, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान का भी प्रमुख साधन है। स्रोत सामग्री के अनुसार आधुनिक युग में परिवहन के टोटल 4 प्रमुख साधन हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है, जिसमें कि आपका पहला है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग में क्या होता है, यह छोटी और मध्यम दूरी के लिए सबसे सुलभ साधन है और यह घर घर डोर टू डोर सेवा प्रदान करने में सक्षम होती है, सड़क मार्ग, रोडवेज। दूसरा मित्र दोस्तों आता है आपका रेल मार्ग। रेल मार्ग से क्या होता है कि यह भारी वस्तुओं और बड़ी संख्या में यात्रियों को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए सबसे कुशल और सस्ता साधन माना जाता है, रेल मार्ग। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका आता है जलमार्ग, वाटरवे। यह सबसे प्राचीन है, जलमार्ग सबसे प्राचीन है और भारी माल ढुलाई के लिए सबसे सस्ता साधन माना जाता है वाटरवे को, जलमार्ग को। वायु मार्ग जो मित्रों है अपना, यह सबसे तीव्र, सबसे आधुनिक लेकिन सबसे महंगा साधन है जो दुर्गम स्थानों तक पहुंचने के लिए अनिवार्य है। तो सबसे महंगा आपका वायु मार्ग है दोस्तों, ये चौथा। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में जो है सड़क परिवहन का विकास कैसे हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत में सड़कों का जाल विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। स्रोत सामग्री में भारत के सड़क नेटवर्क के विकास पर एक विशेष जोर दिया गया है, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है राजमार्गों का वर्गीकरण। भारत में सड़कों को मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि नेशनल हाईवे और राज्य राजमार्गों यानी कि स्टेट हाईवे में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे दोस्तों आधुनिक भारत में परिवहन की गति और दक्षता बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम विकास है। ये सड़कें उच्च गति और नियंत्रित पहुंच के लिए
डिजाइन की गई हैं। यानी कि एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं कि देखे होंगे यूपी में जो है आगरा एक्सप्रेस वे बना है, तो किस तरीके से जो है उस पर गाड़ियां चलती हैं। इसी के अंतर्गत आपका स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग आपका आता है और इसमें भारत की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजना है। इसका सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है और क्योंकि यह जो है भारत के 4 प्रमुख महानगरों और आर्थिक केंद्रों को जोड़ता है। उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई और पूरब में कोलकाता को जोड़ता है। अगर दोस्तों इस राजमार्गों को हम अगर विश्लेषणात्मक तरीके से देखें तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना न केवल परिवहन के समय को कम करती है, बल्कि यह कृषि उत्पादों को बाजारों तक और औद्योगिक सामानों को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे कि देश का एकीकृत आर्थिक विकास संभव हो पाता है। दोस्तों रोड का सही होना, परिवहन का सही होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आप किसी ऐसे गांव में कोई एक ऐसी बेहतरीन खेती कर रहे हैं, एक इतना अच्छा फसल उगा रहे हैं, लेकिन उस फसल को उसके उचित मूल्य न मिले तो वो बेकार हो जाता है। तो इसके लिए रोड का सही होना सबसे जरूरी है, ताकि आप कहीं भी आपका आना जाना आसान हो सके। अगला पॉइंट दोस्तों, रेल मार्ग। इंजीनियरिंग के चमत्कार रेल मार्ग में ही देखने को मिलते हैं। रेल मार्गों ने औद्योगिकरण और शहरीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई है और इस स्रोत में रेलवे की तकनीकी प्रगति का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जो भौगोलिक बाधाओं को भी पार करने की मानव क्षमता को दर्शाता है मेरे मित्रों। जैसे कि इसी के क्रम में आता है आपका जायनिंग से लहासा रेल मार्ग, और यह रेल मार्ग इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें कि समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की औसत ऊंचाई पर चलती है यह रेल मार्ग। और इसका हाईएस्ट जो बिंदु है, इस मार्ग का सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से लगभग 5072 मीटर है मेरे मित्रों। और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और परमाफास्ट यानी कि अस्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी जैसी चुनौतियों के बावजूद इसका निर्माण रेलवे तकनीक की चरम सीमा को दर्शाता है मेरे मित्रों। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं, अपना अगला पॉइंट है जलमार्ग, वाटरवे। जलमार्ग में क्या है दोस्तों, जलमार्ग सबसे सस्ता है। जीवन और व्यापार की धाराएं जलमार्ग में। देखिए, जलमार्गों का उपयोग बहुत प्राचीन काल से ही परिवहन के लिए किया जा रहा है। ये ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और स्रोत सामग्री जलमार्गों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करती है। इसमें आपका पहला आता है अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे क्या है मेरे मित्रों, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अंतर्देशीय जलमार्ग में ये किसी भी देश के भीतर स्थित नदियां, नहरें और झीलें होती हैं, जिनका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। इनके विकास के लिए नदियों में पर्याप्त गहराई और निरंतर जल प्रवाह आवश्यक होता है, तब जाके वो नावें यहाँ पे चल पाती हैं। अब यहाँ पे मित्रों कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रमुख उनके अंतर्देशीय जलमार्ग हैं और उनके महत्व हैं। तो यहाँ देखिए, भारत में सबसे पहले क्या, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में माल और यात्रियों की ढुलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत में। इसके बाद दोस्तों आता है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो ग्रेट लैक्स है, ग्रेट लैक्स, इसमें अमेरिका और कनाडा के बीच औद्योगिक परिवहन का मुख्य मार्ग है ये ग्रेट लैक्स। तीसरे नंबर पर मित्रों आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में जो नील नदी है, यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में परिवहन और जीवन का आधार है, नील नदी। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरे मित्रों कि जल मार्ग जो है ये सबसे पुराना राजमार्ग है, यानी कि सबसे पहले जल मार्ग से ही लोग आते थे, रोड उतना नहीं बना था, तो जल मार्ग सबसे प्राचीन है और सबसे सस्ता यही पड़ता है। अब मेरे मित्रों जल मार्ग में ही एक अपना दूसरा पॉइंट आता है
समुद्री मार्ग यानी कि सी रूट। समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। ये मार्ग विभिन्न देशों के पत्तनों यानी कि जो पोर्ट्स होते हैं उनको जोड़ते हैं। विश्व व्यापार का अधिकांश हिस्सा विशेष करके भारी माल जैसे कि कच्चा तेल, खनिज आदि जो है इन्हीं मार्गों से होता है। मेरे मित्रों, आपको बता दूं कि भारत जो डीजल पेट्रोल दूसरे देशों से खरीदता है वो कैसे खरीदता है, तो दोस्तों वो बड़े बड़े नामों में ही जो है, और बाकी कुछ पेट्रोल डीजल तो लाता है दूसरे देशों से खरीद करके, और भी जो सामान विदेशों से लेकर के आता है उसमें मैक्सिमम जो सामान है मेरे मित्रों वो सामान आपका जल मार्ग के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा ही आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, सबसे सस्ता, ये ईंधन की भी कमी ईंधन भी बचता है और सबसे सस्ता ये परिवहन का एक माध्यम है समुद्री मार्ग। मेरे मित्रों, इसी के अंतर्गत आपका आता है विश्व के कुछ प्रमुख ऐसे पत्तन हैं, पोर्ट्स हैं जो कि जानना आपके लिए जरूरी है। पहला है आपका एशिया। एशिया में आपका सिंगापुर जो कि है विश्व का सबसे एक शिपिंग हब है, सबसे ज्यादा जो विश्व की नाव है वो सिंगापुर जाके रुकती है एशिया में। उसके बाद आता दोस्तों मुंबई में भारत का जो पश्चिमी प्रवेश द्वार है। तो एशिया की दो जो सबसे बड़ी शिपिंग हब है जहां सारा जो नाव है वो आके रुकता है, समुद्री नाव, उसमें सिंगापुर और मुंबई भारत का। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका आता है विश्व के प्रमुख पोर्ट में उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क का अटलांटिक तट जो है ये सबसे बिजी और एक बड़ा हब है नाव का। लॉस एंजलिस प्रशांत तट पे, प्रशांत महासागर के पास लॉस एंजलिस वाला जो तट है वो। तीसरे नंबर पे आता है मेरे मित्रों दक्षिणी अमेरिका का जो पोर्ट है रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में है। तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बिजी पोर्ट है जहां सारा नाव इकट्ठा होता है वो रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है। चौथा है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में दोस्तों डरबन और केप टाउन, यह दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख बंदरगाह है जहां पे सारा नाव इकट्ठा होता है। पांचवा है मेरे मित्रों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का जो पोर्ट है वो सबसे प्रमुख पोर्ट है। 6 नंबर पर दोस्तों यूरोप में लंदन जो है, लंदन का जो पोर्ट है वो सबसे प्रमुख पोर्ट है जहां पे विश्व के पोर्ट सभी जो बड़े जहाज हैं वहां पे जाते हैं आसानी से। अब मेरे मित्रों अपना अगला पॉइंट आता है संचार। संचार क्या है? कम्युनिकेशन क्रांति, संचार क्रांति कैसे हुई? दोस्तों संचार का अर्थ है संदेशों का आदान प्रदान। तकनीकी विकास ने संचार को तीव्र, विश्वसनीय और बहुआयामी बना दिया है। स्रोत सामग्री में उपग्रह तकनीक की भूमिका पर विशेष प्रकाश डाला गया है, जैसे कि आपकी सैटेलाइट है। सैटेलाइट की भूमिका क्या है? सैटेलाइट की भूमिका दोस्तों, उपग्रहों ने न केवल संचार की गति बढ़ाई है बल्कि मानव जीवन के कई अन्य पहलुओं में भी क्रांति ला दी है। क्या क्या क्रांति लाई है दोस्तों, चलिए आप समझते हैं। उपग्रहों के विभिन्न प्रकार के जो अनुप्रयोग हो रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए किस तरीके से जो है तेल की खोज सबसे पहले आपका क्या है? तेल की खोज कैसे है? ऑयल एक्सप्लोरेशन, सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग। दोस्तों आप देखिए किस तरीके से जो है ये पूरे चित्र में ग्लोबल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग ये जो है आपका कैसे ये सैटेलाइट के माध्यम से किया जा रहा है। बाकी हमने उस चित्र में आपको ये चारों कनेक्टिविटी दिखाया था। रेल मार्ग जो है आप देखिए, जैसे कि इसमें मैंने आपको दिखाया था कि 5072 मीटर ऊंचाई पर जो लहासा से जो वो चल रहा था, लहासा से जो जाइनिंग से लहासा तक जो रेल मार्ग चल रहा था कि इतने हाइट पर ये रेल चल रहा था, और ये मुंबई का पोर्ट है। तो इस एक चित्र में मैंने आपको सब कुछ दिखाने का प्रयास किया है मेरे मित्रों। चलिए
हम सैटेलाइट के माध्यम से दोस्तों क्या क्या कर सकते हैं संचार के माध्यम से। तो पहला क्या है कि हम सुदूर संवेदन तकनीक यानी कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से तेल की खोज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। दूसरा, हम सैटेलाइट के माध्यम से वनों का सर्वेक्षण यानी कि वनावरण में बदलाव की निगरानी, यानी कि वनों में कैसे बदलाव हो रहा है उसको हम सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरा, सैटेलाइट के माध्यम से हम भूमिगत जल यानी कि भूजल स्रोतों का पता लगाना, भूमिगत जल के स्रोतों का पता लगा सकते हैं। किसके माध्यम से? तो हम ये सब कुछ हम कर सकते हैं किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। चौथा, हम सैटेलाइट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? खनिज संपदा यानी कि खनिजों के भंडार का हम मानचित्रण कर सकते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। पांचवा है मेरे मित्रों मौसम का पूर्वानुमान। मौसम में कैसे क्या बदलाव होने हैं वो भी हम समझ जाते हैं पहले ही। कैसे? क्योंकि सैटेलाइट से हमको सब कुछ जानकारी मिल जाती है, जैसे चक्रवात आने वाला है, कि वर्षा होने वाला है, कि सूखे की भविष्यवाणी, ये सब सैटेलाइट के माध्यम से होती है। उसके बाद दोस्तों आपदा और पूर्व चेतावनी, जैसे कि कोई सुनामी आने वाला है या तूफानों का समय आने वाला है तो चेतावनी देकर के हम जान माल की रक्षा करते हैं। कैसे? सब कुछ हम करते हैं संचार क्रांति के माध्यम से यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से। अब चलिए आगे दोस्तों, अगला अपना जो है टॉपिक है, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव का पर्यावरण। मानव का पर्यावरण, इसमें आपका उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस अध्याय में पृथ्वी के हम दो सबसे महत्वपूर्ण और विभिन्न प्रकार के नदी बेसिनों जैसे कि अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। चलिए, इसमें आपका पहला है कि अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन को दोस्तों एक तरीके से पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन बेसिन को। अमेजन बेसिन जीवन की एक तरीके से विविधता का केंद्र है और इसी शोध में स्निपेट्स के आधार पर इसका विस्तृत तरीके से हम विवरण नीचे दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, जिसमें आपका पहला है भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार। इसकी भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार, सबसे पहले मेरे मित्रों अक्षांशी विस्तार देखिए अमेजन बेसिन का। यह भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य फैला हुआ है पूरा का पूरा अमेजन बेसिन। इसका अपवाह जो क्षेत्र है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के कई देशों से होकर बहती है और इसका जो बेसिन है यह ब्राजील यानी कि सर्वाधिक जो भाग है इसका वह ब्राजील में पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भागों को कवर करता है अमेजन बेसिन का। अमेजन बेसिन का महत्व क्या है यह देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेजन बेसिन और यहाँ की नदी में जल की मात्रा विश्व की किसी भी नदी से सबसे ज्यादा अधिक है। अब इसका ऐतिहासिक संदर्भ देख लीजिए अमेजन बेसिन का। अमेजन नदी का नामकरण एक दिलचस्प ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। जब स्पेन के एक्सप्लोरर ने इस नदी की खोज की तो उन पर स्थानीय आदिवासियों ने आक्रमण किया था और इन आदिवासियों ने सिर पर विशेष सुरक्षा कवच यानी कि एक हेडगियर और घास के स्कर्ट पहने हुए थे। इनका आक्रामक रवैया जो है अन्वेषकों को प्राचीन रोमन साम्राज्य की अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं की याद दिलाता था। इसी आधार पर इस नदी और क्षेत्र का नाम अमेजन पड़ा था। तो दोस्तों ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि अमेजन नाम कैसे पड़ा था इस जगह का। अब चलिए समझिए कि अमेजन का जो है महत्व क्या है जलवायु और वनस्पति के क्षेत्र में है। तो यहाँ की जलवायु जो है वह पूरे वर्ष भर गर्म और नम यानी कि हॉट और ह्यूमिड रहती है। यह मौसम कभी भी शुष्क नहीं होता है। दिन और रात दोनों समय तापमान उच्च और आर्द्रता अधिक रहती है। वर्षावन दोस्तों देखेंगे अगर तो अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ हमेशा सघन वन यानी कि बहुत घने जंगल जो है वो उगते हैं।
इसकी वीतान देखिए, इनकी जो है वीतान, इनकी कैनोपी, वन जो है अमेजन जंगल में वन इतने घने होते हैं कि पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं से एक छत बन जाती है। इतने घने होते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश भी जल्दी नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, इतना घना इनकी पत्तियां और इनकी शाखाएं एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं। धरातल पे अगर बात करेंगे तो यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। क्यों? यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। अब आप अंदाजा लगाइए कि अमेजन का जो जंगल है वो कितना घना होता है कि वहां पे सूर्य का प्रकाश भी नीचे जमीन पे नहीं पहुंच पाता है। परजीवी पौधे, अमेजन वनों में आर्किड और ब्रोमिलाइड जैसे पौधे परजीवी के रूप में क्या होते हैं, पेड़ों पर ही उगते हैं, जमीन पर नहीं, पेड़ों पर। ब्रोमिलाइड की विशेषता क्या है मेरे मित्रों? ब्रोमिलाइड जो है यह एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों के बीच में जल को संचित रखता है, और मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अपने अंडे देने के लिए करते हैं मेरे मित्रों। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसा है ये अमेजन बेसिन का जंगल। चलिए अब देखिए इसका असाधारण जैव विविधता अमेजन बेसिन का। यहाँ पे पक्षी, यहाँ पे एक टूकन नाम की पक्षी है, गुंजन पक्षी है और रंगीन पक्षी है। ये जो पक्षी है, ये सब तीन पक्षी, टूकन, गुंजन और रंगीन पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनकी चोंच बड़ी होती है जो इन्हें भोजन प्राप्त करने में मदद करती है। स्तनधारियों की अगर बात करेंगे तो इसमें बंदर, स्लाथ जो कि अपनी धीमी गति के लिए जाना जाता है, और चींटी खाने वाले टैपीर। सरीसृप की बात करेंगे अगर तो इसमें मगरमच्छ, सांप, अजगर, एनाकोंडा और बोआ। एनाकोंडा जो विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है, वह इसी जंगल में पाया जाता है, अर्थात अमेजन बेसिन जंगल में पाया जाता है। इनका जलीय जीवन की बात करेंगे तो अमेजन नदी में मांस खाने वाली पिरान्या मछली सहित मछलियों की हजारों प्रजातियां आपको अमेजन में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि अमेजन में मानव जीवन कैसा होगा। अगर आप अमेजन जंगल में जाते हैं तो वहां पे मनुष्य का जीवन कैसा हो सकता है। तो दोस्तों अमेजन में मानव जीवन, वहां का आवास की अगर बात करेंगे, यहाँ के निवासी दो प्रकार के घरों में रहते हैं। पहला, मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले घर, ये कैसे, ये छप्पर के बने होते हैं। दूसरा, मलोका क्या है, ये बड़े अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान यानी कि स्टीप स्लांट वाली होती है। तीव्र ढलान आवश्यक है ताकि भारी वर्षा का पानी आसानी से बह जाए और छत को कोई नुकसान न पहुंचे। यहाँ की जीवन शैली, यहाँ के लोग कर्तन और दहन, स्लैश और बर्न कृषि पद्धति अपनाते हैं। पुरुष यहाँ पे शिकार करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों जैसे कि टैपियोका, अनानास और शकरकंद जो है इसकी देखभाल करती हैं। अब इस एक चित्र में आप समझने का प्रयास करिएगा कि इस एक चित्र में किस तरीके से हमने अमेजन बेसिन के जंगल को दिखाने का प्रयास किया है मेरे मित्रों। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि रंगीन पक्षी दिखाई देती है कुछ इस तरीके से, और ये स्लाथ है। स्लाथ क्या है कि हमेशा ये जो है उल्टा ही लटका रहता है किसी भी पेड़ पर, ये स्लाथ है। और ये जो है कुछ ऐसे जंतु हैं जो आपको केवल अमेजन बेसिन में ही पाए जाएंगे। और अमेजन बेसिन में जो घर बनते हैं, अमेजन बेसिन जंगल में जो रहने वाले अगल बगल के लोग हैं, वो इस तरीके से वहाँ के घर बनते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये इनका जो घर है ना वो जमीन से ऊपर बनता है, जमीन से ऊपर बनता है, और ये घरों की जो छतों की जो छत बनती है वो ढालूनुमा बनती है, ताकि पानी अगर गिरता है तो पानी सब नीचे तुरंत बह जाएगा, घर को कोई नुकसान नहीं होगा। और देखिए कि कितना घना जंगल होता है ये अमेजन बेसिन का, इसमें। और मैंने चीज़ आपको दिखाने का प्रयास किया, देखिए ये मेंढक कैसे जो है इस पे बैठा हुआ है, मेंढक। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, मेंढक जो है इसमें, ये मेंढक जो होते हैं ये उस पानी को इस्तेमाल करते हैं जो पानी इस पे रुकता है। तो ये दोस्तों चित्र में आपने देखा किस तरीके से अमेजन बेसिन का पूरा ये एक
चित्र जो है आपको समझाने के लिए बनाया गया था। अब मेरे मित्रों आते हैं वर्षा ब्रह्मपुत्र बेसिन, सॉरी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सभ्यता का पालना कैसे। देखिए यहाँ पे मेरे मित्रों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की अगर बात करेंगे तो यह बेसिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और भारत तथा बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह मानव इतिहास की सबसे घनी आबादी वाली सभ्यताओं में से एक है जिसका पोषण होता है। भौगोलिक संरचना के आधार पर इसको देखा जाए, भौगोलिक संरचना अगर देखेंगे तो इसका निर्माण यह जो है बेसिन, यह बेसिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के तंत्र से बना है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसकी सहायक जो नदियां हैं जैसे कि गंगा की सहायक नदियां हैं घाघरा है, सोन नदी है, चंबल नदी है, गंडक नदी है और कोसी नदी है। ये सब की सब क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। इसमें कुछ ब्रह्मपुत्र की, हाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां क्या हैं, जैसे कि लोहित नदी है, दिबांग नदी है, तीस्ता नदी है। ये सब क्या है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। अब इसमें कुछ स्थलाकृतियां होती हैं। इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पर्वत, हिमालय के गिरिपाद, विशाल उपजाऊ मैदान और सुंदर वन डेल्टा जो है वो इसी में शामिल है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। मैदानी क्षेत्रों में नदियों के विसर्पण से चाप झील का निर्माण होता है। किसका, चाप झील का निर्माण होता है इसी में। चलिए दोस्तों, जैसे कि अमेजन बेसिन आपने पढ़ा था ना, अमेजन का जो जंगल है आपने जो पढ़ा है, वैसा ही भारत में आपका एशिया में भारत में पड़ता है सुंदरवन का क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा आपने पढ़ा होगा। तो ये भी जो है आपका क्या है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन से ही बनता है ये सुंदरवन डेल्टा, बहुत घना ये भी है। चलिए अब आते हैं दोस्तों आपका अगला, जनसंख्या और जनसांख्यिकी। ये है दोस्तों, हाँ ये देखिए किस तरीके से इस चित्र में मैंने दिखाने का प्रयास किया है सुंदरवन डेल्टा का भारत में, कि सुंदरवन और किस तरीके से यहाँ की जो है वो चीजें, यहाँ का जंगल है सुंदरवन का और यहाँ पे बाघ जो है मिल रहा है किस तरीके से। तो ये इस चित्र के माध्यम से आपको और ज्यादा आसानी होगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का चित्र को समझने के लिए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या का वितरण जो है अत्यंत असमान है, जो कि स्थलाकृतियों पर निर्भर करता है। पहला है इसका पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र यानी कि यहाँ की जो जलवायु है वो कठोर और ढाल तीव्र होता है, इसलिए यहाँ विरल जनसंख्या निवास करती है। दूसरा मैदानी क्षेत्र, यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि बहुत उपजाऊ होती है, और भूमि जो है वो समतल होती है, जो कि कृषि और आवास के लिए बिल्कुल आदर्श मानी जाती है। इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा यानी कि अत्यधिक होता है। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा की देखें दोस्तों, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो औसत संख्या है उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो एक औसत संख्या है वही आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। समझ में आ गया, आगे बढ़िए। तुलनात्मक आंकड़े से थोड़ा सा समझ लीजिए। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व जो है वो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जबकि मैदानी राज्य, जहां मैदानी क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में 1029 और बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो यह अंतर होता है भौगोलिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए। यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में मात्र देखिए 189 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, और वहीं मैदानी भाग में जब आ जाएंगे तो 1029 यानी कि लगभग 10 गुने के अंतर पड़ रहा है। 10 गुने का अंतर होता है पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में लोगों के रहने की जनसंख्या। अब दोस्तों अगला पॉइंट अपना है कृषि और वनस्पति। कृषि और वनस्पति, मुख्य फसलें क्या हैं, धान, चावल। धान और चावल, धान या चावल यहाँ की मुख्य फसल है।
जिसके लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा भी जो है वो उगाया जाता है यहाँ पे। कुछ नगदी फसलें हैं। नगदी फसलें क्या होती हैं दोस्तों? नगदी फसलें हैं जैसे कि गन्ना, जूट। ये क्या है? गन्ना, जूट जो है पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान, ये क्या है? ये नगदी फसल, इसको तुरंत बेचेंगे पैसा मिल जाएगा। तो गन्ना और जूट पश्चिम बंगाल और असम में, असम में चाय के बागान, ये सब क्या है? कैश वाले धंधे, कैश वाले अनाज हैं। रेशम उत्पादन आता है। रेशम उत्पादन जो है वो बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क यानी कि रेशम के कीड़ों का संवर्धन करता है और सिल्क का उत्पादन किया जाता है, रेशम उत्पादन। अब दोस्तों आते हैं आपका वनस्पतियों का वितरण देख लीजिए, वनस्पतियां किस तरीके से वितरित हुई हैं। मैदानी क्षेत्रों में यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, जैसे कि साल, सागवान, पीपल के पेड़ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये सब पेड़ कैसे हैं? ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा, जैसे मैंने दिखाया आपको चित्र में, सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है, जो कि बिल्कुल खारे पानी में पनपने में सक्षम होता है। कितना भी नमकीन, खारे पानी मतलब क्या हुआ? नमक वाला पानी। तो खारे पानी में मैंग्रोव वन जो है वह कहाँ उत्पन्न होता है? सुंदरबन डेल्टा में। अगला पॉइंट है पर्वतीय क्षेत्र, जैसे कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन तीनों राज्यों की ठंडी जलवायु और तीव्र ढालों पर जो है शंकुधारी पेड़ जैसे कि चीड़, देवदार और फर जो है ये पेड़ पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में आपके सागवान, साल और पीपल के पेड़ पाए जाएंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में आपके चीड़, देवदार और फर वाले पौधे, पेड़ पाए जाते हैं। वैदिक, अगला पॉइंट दोस्तों, वेदिका कृषि, टेरेस फार्मिंग। वेदिका कृषि क्या है मेरे मित्रों? पहाड़ी क्षेत्रों में समतल भूमि की कमी होती है। पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं ना, उसमें समतल भूमि, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां उबड़ खाबड़ ही जमीन होगा, तो समतल भूमि होगा नहीं, इसलिए ढलानों पर वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। किसका? ढलानों पर वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है और उसी पे जो है कृषि होती है। इसमें प्रक्रिया क्या होता है? जैसे कि खड़ी ढलानों को काट करके समतल सीढ़ियां बनाई जाती हैं, सीढ़ी नुमा खेती होती है, इसको हम वेदिका कृषि बोलते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि कृषि के लिए सतह उपलब्ध कराना और जल के तीव्र प्रवाह को रोकना, जिससे कि मृदा अपरदन कम से कम हो पाए। ठीक है, चलिए आगे। अगला मेरे मित्रों पॉइंट अपना रहा है स्वच्छ भारत मिशन। गंगा नदी और उसके बेसिन की स्वच्छता मानव स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। इसका लक्ष्य था सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना। तो जब हमारी नदियां और उनके बेसिन स्वच्छ होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो धीमे धीमे शुद्ध होता जाएगा। अब मेरे मित्रों अगला जो है अपना आता है पॉइंट, टॉपिक, रेगिस्तान में जीवन अनुकूलन की गाथा। किस तरीके से रेगिस्तान में जीवन होते हैं? रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहां तापमान चरम यानी कि अत्यधिक गर्म भी होता है और अत्यधिक ठंडा भी होता है। यहाँ पे वनस्पतियां जो होती हैं वो विरल होती हैं। इस अध्याय को हम 2 विपरीत रेगिस्तानों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि पहला सहारा मरुस्थल जो है बिल्कुल गर्म मरुस्थल है और दूसरा हमारा जो लद्दाख मरुस्थल है बिल्कुल ठंडा मरुस्थल है। पहले को देखेंगे सहारा रेगिस्तान, द सहारा डिजर्ट। सहारा रेगिस्तान में मित्रों विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल स्थान है। याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। ये फोटो में देखिए आपको स्पष्ट समझ में आएगा। ये देखिए सहारा मरुस्थल जो है पूरा का पूरा कितना गर्म, ये बालू है पूरा पीले,
इसी में कहीं कहीं जो है एक पानी के क्षेत्र, जैसे ये चीड़ का पेड़ है, ये चीड़ के पेड़ हैं, इसी में आई यहाँ पे जो है ये रेगिस्तानों में ही ऊंट पाए जाते हैं, और ये थोड़ा सा पानी है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि सबसे गर्म रेगिस्तान पूरे विश्व में वो है सहारा का रेगिस्तान कैसा होता है। अब इसके भौगोलिक विवरण पे अगर देखा जाएगा तो इनका विस्तार क्या है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है लगभग 8,54,000 वर्ग किलोमीटर। यह आकार में भारत के कुल क्षेत्रफल के दोगुने से भी अधिक है। यानी भारत जो देश है इसका क्षेत्रफल का लगभग दोगुने से भी ज्यादा अकेला क्षेत्रफल है सहारा रेगिस्तान का। देश की अगर बात करेंगे तो यह 11 देशों को छूता है, स्पर्श करता है, जैसे कि अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। 11 देशों को टच करता है ये अकेला सहारा का रेगिस्तान। यहाँ के जलवायु और परिवर्तन क्या होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। सहारा के रेगिस्तान में जलवायु और परिवर्तन, यहाँ पे सबसे जो चरम तापमान होगा, यहाँ की जलवायु सबसे अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है, और दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, जबकि रातें यहाँ पे क्या होती हैं, रात का समय ठंडा होता है। ऐतिहासिक संदर्भ में बात करेंगे सहारा रेगिस्तान की, तो सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। स्रोत सामग्रियां बताती हैं कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से पता चलता है कि यहाँ कभी नदियां भी बहा करती थी, और यह हरा भरा मैदान था। यहाँ मगरमच्छ, हाथी, शेर, जिराफ और शुतुरमुर्ग जैसे जानवर भी पाए जाते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे शुष्क प्रदेश में बदल दिया। जलवायु यहाँ का धीरे धीरे परिवर्तित होता गया धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी की पूरी जंगल नष्ट हो गई और यहाँ पे रेगिस्तान बदल गया, रेगिस्तान में ये परिवर्तित हो गया। यहाँ पे रिकॉर्ड जो तापमान नोट किया गया है 1922 में लीबिया के अल्जीरिया क्षेत्र में 57.7 डिग्री सेल्सियस का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है अभी तक सहारा में। अब बात करते हैं यहाँ पे वनस्पति और प्राणी जगत के बारे में सहारा के रेगिस्तान में। तो वनस्पतियां विरल हैं, केवल वे पौधे उग पाते हैं जो शुष्कता को सहन कर सकें, जैसे कि कैक्टस का पौधा, खजूर के पेड़ और बबूल के पेड़। यही पेड़ जो है वो वहां सहारा रेगिस्तान में उग पाते हैं। जीव जंतु यहाँ पे ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज माना है, क्योंकि ऊंट जो है वो वही रेगिस्तान में सबसे ज्यादा सर्वाइव कर पाता है। लकड़बग्घा है, सियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप है। इनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां और छिपकलियां जो है वो इस सहारा रेगिस्तान में पाई जाती हैं। मरुद्यान का निर्माण कैसे होता है? मरुद्यान, मेरे मित्रों, रेगिस्तान में जीवन जो है मरुद्यानों के कारण ही संभव हो पाता है। इसकी प्रक्रिया में जब तेज पवन रेत यानी कि बालू को उड़ा ले जाती है तो वहां एक गर्त बन जाती है, और यदि गर्त इतनी गहरी हो कि भूमिगत जल सतह पर आ जाए तो वहां मरुद्यान बनने लगते हैं। यानी कि रेगिस्तान में जब हवा चलता है इतना तेज कि वह इतना तेजी से हवा जो है उस धूल को, बालू को बहा ले जाता है कि वहां पे धीरे धीरे गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो पानी की सतह तक पहुंच जाएगा, तो उसी को बोलते हैं मरुद्यान। महत्व की बात करेंगे तो ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास बसते हैं और खजूर, गेहूं, जौ जो है आदि फसल यहाँ पे उगते हैं। उदाहरण के लिए मेरे मित्रों, मोरक्को का टैफिलालेट मरुद्यान एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो है रेगिस्तान में कुछ होता ही नहीं है, रेगिस्तान में भी जो है खेती होती है। आगे अब यहाँ के लोग और उनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती हैं। यहाँ पे जनजातियां, यहाँ पे बेदुइन और तुआरेग जैसी चलवासी जनजातियां रहती हैं जो पशुपालन यानी कि बकरी, भेड़ और ऊंट और घोड़ा का जो है वो पालते हैं। ये जनजातियां याद रखिएगा, ये परीक्षा में यही से पूछा जाता है। खनिज तेल, मेरे मित्रों, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में तेल की खोज ने सहारा रेगिस्तान की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में तेजी से परिवर्तन किया है।
अन्य खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम शामिल है। तो सहारा के रेगिस्तान में इन सब चीजों की जो है सबसे ज्यादा जो है वो पाई जाती है। मिस्र की कपास, मिस्र में नील घाटी में उगाई जाने वाली कपास जो है वो अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो कि आपका यही कहाँ होता है, रेगिस्तान में। अब आता है मेरे मित्रों सबसे ठंडा रेगिस्तान। अभी तक आपने गर्म रेगिस्तान पढ़ा है, अब आप पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान की भौगोलिक स्थिति देखिए कैसी होती है। देखिए ये आपका हो गया ठंडा रेगिस्तान, फोटो में आप देख पा रहे हैं। चलिए, इसलिए जम्मू और कश्मीर के पूरब में बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। इसकी सीमाएं जो है वो उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत तक स्थित है। सिंधु नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, लद्दाख की, जो गहरी घाटियों और महाखंड का निर्माण करती है। ग्लेशियर यहाँ अनेक हिमानियां हैं, जैसे कि ग्रैंगी हिमानी ग्लेशियर यहाँ पे बनता है। लद्दाख को खापाचान खापाचान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिम भूमि यानी कि स्नो लैंड। लद्दाख क्या बोलते हैं, ठंडा रेगिस्तान। कठोर जलवायु यहाँ की होती है लद्दाख की। ऊंचाई का प्रभाव, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक होती है। इतनी ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की तीव्रता अत्यधिक महसूस होती है। तापमान, ग्रीष्म ऋतु में जो है तापमान, दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक और रात में तो -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। कहाँ पे, लद्दाख में। शीत ऋतु में तापमान जो है हर समय -40 डिग्री से नीचे रहता है। अब बताइए कितना जो है ठंडा है ये। बताइए गर्मी के मौसम में यहाँ 0 डिग्री तापमान रहता है और रात में -30 रहता है, और शीत ऋतु में तो बताइए कि -40 डिग्री हमेशा ही बना रहता है। वृष्टि छाया क्षेत्र, लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ वर्षा जो है वो पानी, बारिश बहुत कम होता है लद्दाख में। बारिश आ जाए तो लोग यहाँ पे जिंदा ही नहीं रहेंगे। एक तो ऑलरेडी रात तो दिन केवल इतना ठंडा मौसम रहता है। द्रास, लद्दाख में स्थित द्रास पृथ्वी के सबसे ठंडे रिहायशी स्थानों में से एक है द्रास। वनस्पति और वन्य जीवन कैसा होता है, लद्दाख में अत्यधिक ठंड और शुष्कता के कारण वनस्पतियां विरल होती हैं। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं घास और छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटियों में सरपत और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। तो सरपत और पॉपुलर याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे जो है ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ फलते हैं लद्दाख में। पक्षियां यहाँ पे रॉबिन, रेडास, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हुप यहाँ की जो है सामान्य पक्षियां हैं लद्दाख में। पशु यहाँ पे, यहाँ के जानवर ठंड से बचने के लिए अनुकूलित हैं, जैसे कि जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते यहाँ पाए जाते हैं, जो कि अपने आप को वहाँ के मौसम के अनुसार ढाल लिए हैं। कितना भी ठंडी पड़ेगा तो वो वहाँ पे जिंदा रह जाएंगे। चीरू, इसे तिब्बती एंटीलोप भी कहते हैं। यह एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक ऊन के लिए किया जाता है। शहतूत ऊन वजन में बहुत हल्का होता है, लेकिन बहुत अत्यधिक गर्म देता है। क्रिकेट की जो बैट होती है, जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला क्रिकेट का बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है, जो कहाँ होता है आपका, लद्दाख में। ये सब लद्दाख के बारे में बातें की जा रही है। जनजीवन और पर्यटन कैसा होता है वहाँ, यहाँ के लोग मुख्य रूप से बौद्ध या मुस्लिम होते हैं लद्दाख में। लद्दाख अपने बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन, यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही है पर्यटन। मनाली लेह राजमार्ग, यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क 4 प्रमुख दर्रों से गुजरती है। पहला है आपका रोहतांगला दर्रा, दूसरा बारालाचा, तीसरा लुनगलाचा और चौथा है आपका टंगलंग दर्रा। ये 4 प्रमुख दर्रों से गुजरता है मनाली लेह राजमार्ग। यह राजमार्ग जो है केवल जुलाई से सितंबर के बीच तक ही खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है तो लद्दाख में। अब मेरे मित्रों अपना अगला पॉइंट आता है, अगला बड़ा चैप्टर आता है आपका अध्याय 4, संसाधन, वर्गीकरण और संरक्षण। संसाधनों को हम कैसे उसको वर्गीकृत करेंगे और संरक्षण करेंगे। संसाधन, रिसोर्स की अवधारणा।
स्रोत सामग्रियों के अनुसार कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता है, वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। पहला, मूल्य यानी कि वैल्यू। सभी संसाधन जो है वो मूल्यवान होते हैं। कुछ का आर्थिक मूल्य होता है जैसे कि धातुएं, जबकि कुछ का केवल मनोरम सौंदर्य मूल्य होता है जैसे कि एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य। लेकिन दोनों ही मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसलिए वे संसाधन कहे जाते हैं। संसाधन को हम वर्गीकृत करके देखते हैं। संसाधन को मुख्यतः हम 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है आता है आपका प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। वे संसाधन जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि वायु, जल, मृदा, खनिज। इन्हें हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रकार, विवरण और उदाहरण के हिसाब से। नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। कुछ असीमित हैं जैसे कि सौर है, पवन है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन, ये सब क्या है? यदि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग हो तो क्या है? ये एक तरीके से असीमित है, यानी कि लंबे समय तक जीवित मतलब रह सकते हैं। दूसरा आता है मेरे मित्रों अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन यानी कि ऐसा संसाधन जिनका भंडार क्या है? सीमित है, यानी कि एक बार समाप्त होने पर इन्हें बनने में हजारों वर्ष यानी कि मानव जीवन काल से अधिक लगते हैं, जैसे कि कोयला। कोयला क्या है? ये अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज, ये सब क्या है? ये ऐसे भंडार हैं जो कि अगर खत्म हो जाए पृथ्वी से तो दोबारा बनने में कई हजार साल लगेंगे। तो इसको बहुत तरीके से यूज करना चाहिए। अब मेरे मित्रों दूसरा आपका आता है मानव निर्मित संसाधन यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन आपने पढ़ लिया, अब मनुष्यों के द्वारा बनाए गए संसाधन पढ़ लीजिए। मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का मूल रूप बदलकर उन्हें उपयोगी बनाता है तो वे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि पुल, सड़क, मशीन और वाहन। ये क्या है? इनको प्रकृति से ही लेकर के बनाया गया है, लेकिन इसको मनुष्यों ने बनाया है, तो ये क्या है? एक तरीके से आपका मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। इसमें आता है आपका पहला प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भी है। टेक्नोलॉजी क्या है? यह भी एक मानव निर्मित संसाधन है क्योंकि यह ज्ञान का अनुप्रयोग है। टेक्नोलॉजी इसमें दोस्तों मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। लोग, ह्यूमन बीइंग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, मानव संसाधन। इसका महत्व देखिए, केवल मनुष्य ही अपनी ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रकृति को उपयोगी संसाधनों में बदल सकता है। इस पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा होशियार जो माना जाता है वो मानव जाति को ही माना जाता है। मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के कौशल को बढ़ाते हैं, जिसे कि मानव संसाधन विकास कहते हैं। संसाधन के संरक्षण और उनके सतत पोषणी विकास। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है संसाधन संरक्षण। यानी कि संसाधनों को हम सतर्कता के साथ उपयोग करें और उन्हें नवीकरण के लिए समय दें ताकि दोबारा वो संसाधन बन पाए। सतत पोषणी विकास। दोस्तों सतत पोषणी विकास से कुछ जो है आपको पॉइंट्स देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संसाधनों का उपयोग करने की वर्तमान आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। इसका अर्थ है कि विकास ऐसा हो जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। अब यहाँ पे आप देखिए कि सतत पोषणी विकास के कुछ मूल सिद्धांत, जैसे कि पहला है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पांचवा, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। छठवां, समुदायों को
अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। तो ये है आपके 6 पॉइंट जिससे कि हम सतत पोषणी विकास कर सकते हैं, यानी कि प्रकृति में जो चीजें हैं उनको विवेकपूर्ण तरीके से बचाते हुए चलना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन खनिजों को, उन संसाधनों का यूज कर पाए। मेरे मित्रों, अगला अपना पॉइंट आता है भूमि, मृदा और जल संसाधन। भूमि, लैंड यानी कि जमीन। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। असमान वितरण। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के केवल 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या वाली है या निर्जन है, या यूं कहें कि पहाड़, रेगिस्तान और घने जंगल हैं। भूमि का उपयोग कैसे होता है? भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग यह स्थलाकृतियों, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता जैसे कारकों पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से भूमि का, जमीन का उपयोग कर पा रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर इनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है जमीन का, वो समझिएगा। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में, यानी कि कुछ ऐसी जमीन होती है, कुछ क्या लगभग बहुत सारी जमीनें हैं भारत में कि हर आदमी के नाम से कुछ ना कुछ जमीन होता है, तो उसी को व्यक्ति के स्वामित्व में। सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में, जैसे कि चारा, फल, औषधियां एकत्रित करने के लिए इसे साझा संपत्ति संस्था, यानी कि जैसे गांव में लोग आबादी कहते हैं, तो आबादी का उपयोग क्या होता है कि सभी लोग उस क्षेत्र के उस जमीन का उपयोग करते हैं। अब मेरे मित्रों आता है अपना मृदा, सॉइल यानी कि मिट्टी। अच्छा, इस चित्र में मैंने आपको दिखाने का ये प्रयास किया था कि जो सीढ़ी नुमा जो खेती होती है वो उसमें पहाड़ों पे, वो देखिए कैसे होती है। पहाड़ों को काट काट कर एक सीढ़ी के जैसा बना दिया गया है, ताकि पानी जब ऊपर से गिरे तो थोड़ा बहुत पानी हल्का हल्का रुकते ताकि वहाँ की जो है कुछ खेती हो जाए, कुछ फसल यहाँ पे इन पे उग जाए। ये सीढ़ी नुमा खेती होती है दोस्तों। वाटर रिटेंशन जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे जब सीढ़ी नुमा बनाएंगे तो ही पानी कुछ देर तक रुकेगा और वहाँ पे कुछ फसल पानी ले पाएगा, तो फसल यहाँ पे तो मतलब कि पहाड़ों पे खेती ऐसे होती है, सीढ़ी नुमा खेती होती है। शेल्टर बेल्ट से इसमें क्या है दोस्तों कि जो गर्म हवाएं चलती हैं तो यहाँ पे वो टकराती हैं और यहाँ पे जो है वो हल्का हल्का बारिश किस तरीके से आपका होता है। तो ये सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक जो है इस चित्र में मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब आते हैं दोस्तों, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो है वो क्या कहलाती है? मिट्टी यानी कि मृदा कहलाती है। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है, यानी कि ये चट्टानें संघर्ष करती हैं, उनका अपक्षय होता है, टूटती हैं, तो वही क्या है? मिट्टी बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण जो है वो मृदा को उपजाऊ बनाए। जैसे खनिज और जैव पदार्थ जब उस मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। भारत में मिट्टी के प्रकार, पहला है आपका जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। यह नदियों के द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेपण से बनती है जलोढ़ मिट्टी, और यह सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। यह जलोढ़ मिट्टी आती कहाँ से है? तो यह जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां से आती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के जो डेल्टा है, इन नदियों से ये मिट्टियां आती हैं बह करके, जो कि बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें आपके फसल होते हैं गेहूं, चावल, गन्ना, सबसे ज्यादा आपका जो है जलोढ़ मिट्टी में पैदा होते हैं। दूसरा मेरे मित्रों आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल जो है, इसका निर्माण लावा चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसे रेंगुर या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका महत्व दोस्तों, कपास की खेती सबसे ज्यादा जो है कपास की खेती काली मिट्टी में ही होती है। तीसरा मेरे मित्रों आता है मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। यह जो है अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निछालन प्रक्रिया से बनती है। इसमें पोषक तत्वों की थोड़ी सी कमी होती है, तो यहाँ जो है वो अनाज कम पैदा होता है। इसमें जैसे दोस्तों केरल, पश्चिमी घाट और उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पैदा होती है। और इस मिट्टी में जो फसलें होती है लेटेराइट मिट्टी में, वहाँ पे चाय का बागान होता है, कॉफी का बागान होता है और काजू के फसल होते हैं। तो ये फसलें जो है आपके लेटेराइट मिट्टी में होते हैं।
अब आते हैं मेरे मित्रों मृदा संरक्षण की विधियां, मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम निम्नलिखित वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हैं, जिसमें कि पहला आता है आपका विधि विवरण और क्रिया विधि। इसमें पहला आता है दोस्तों आपका मल्च बनाना। मल्च बनाने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को जैव पदार्थ जैसे कि पुआल से ढक दिया जाता है। इससे मिट्टी की आर्द्रता यानी कि नमी बनी रहती है। इस विधि को हम क्या बोलते हैं? मल्च बनाना। दूसरा मेरे मित्रों आता है आपका वेदिका फार्म। वेदिका फार्म में पहाड़ी ढालों पर चौड़े समतल सोपान यानी कि सीढ़ियां बनाए जाते हैं और यह सतह प्रवाह को कम करता है और मिट्टी को बहने से रोकता है, वेदिका फार्म। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा आपका आता है समोच्च रेखी जुताई, कंटूर प्लॉविंग। इसमें पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई होती है और यह ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है, जिससे वहां पे चीजें फसल पैदा करने के लिए बनती हैं। चौथा आता है आपका रक्षक मेखलाएं। तटीय और शुष्क प्रदेशों में जो हवा की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है और यह मृदा आवरण को उड़ने से बचाता है, रक्षक मेखलाएं। पांचवा आता है आपका समोच्च रेखी रोधिकाएं। समोच्च रेखी रेखाएं दोस्तों समोच्च रेखाओं पर पत्थर, घास, मृदा से रोधिकाएं यानी कि बैरियर बनाना और उनके सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाना, उसको बोलते हैं समोच्च रेखी रोधिकाएं। अगला दोस्तों आपका है चट्टान बांध यानी कि रॉक डैम। इसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है। यह नालियों की रक्षा करता है, चट्टान बांध। और लास्ट आता है आपका बीज की फसल उगाना, इंटरक्रॉपिंग। बारिश से मिट्टी को बचाने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, इसी को बोलते हैं बीज की फसल। समझ में आ गया दोस्तों? अब चलिए बढ़िए आगे। अगला अपना महत्वपूर्ण पॉइंट है जल, वाटर यानी कि पानी। पानी क्या है? पानी बहुत महत्वपूर्ण है। जल ग्रह पृथ्वी का 3/4 भाग जो है पूरे पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे हम जल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या बोला जाता है? पृथ्वी को जल का ग्रह बोला जाता है। जीवन का आरंभ महासागरों में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? महासागर में। इसमें आता है दोस्तों अलवण जल, फ्रेश वाटर, अलवण जल की उपलब्धता। पृथ्वी पर कुल जल का केवल 2.7% भाग ही अलवण यानी कि मीठा जल है, जो कि पीने योग्य है। बाकी इस 2.7% का भी लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में जमा है, जो कि क्या है? दुर्गम है। आगे बढ़िए। केवल 1% अलवण जल जो है वो मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है, जैसे कि भौम जल और नदियां हैं और झीलें हैं। समझ में आ रहा है आपको? देखिए पानी के क्या महत्व है। अगला है दोस्तों वाटर साइकिल, जल चक्र। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा क्या है? स्थिर है। यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा निरंतर चक्रण करता रहता है। अगला है जल प्रदूषण। पानियों में भी देखिए एक तो खुद ही पानी कम है, जल कम है, और उसमें भी देखिए गंदा पानी कितना है। अशोधित वाहित मल, सीवेज, कृषि रसायन, उर्वरक, कीटनाशक और औद्योगिक कचरा जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें मौजूद नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को क्या करता है? विषैला बनाता है। तो आप समझिए कि पानी जो है एक तो पूरे पृथ्वी पर कितना पानी है? 2.7% ही पानी है, और उसमें भी जो है केवल 1% पानी को ही हम लोग यूज कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे अपना प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति और उनके वन्य जीवन। पहला आता है आपका जैवमंडल, बायोस्फीयर। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे कि हम जैवमंडल कहते हैं। दूसरा है अपना पारितंत्र, इकोसिस्टम।
सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। इस अंतर संबंधित जीवन तंत्र को हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र कहते हैं। इसी में आता है वनस्पतियों का वितरण। कैसे होता है प्रकृति में वनस्पतियों का वितरण? वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और उसकी नमी पर निर्भर करती है। पहला आता है आपका वन, फॉरेस्ट, जंगल। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। जैसे जैसे नमी कम होती है, वृक्षों का आकार और सघनता भी कम होता जाता है। दूसरा आता है घास स्थल, ग्रासलैंड। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे वृक्ष और घास उगते हैं। कटीली झाड़ियां, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कटीली झाड़ियां, थॉर्नी श्रब्स। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों यानी कि रेगिस्तान में उगती हैं कटीली झाड़ियां। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली पानी की हानि को रोकने के लिए इनकी पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। जड़ें इनकी काफी गहरी होती हैं कटीली झाड़ियों की। चौथा आता है आपका टुंड्रा। टुंड्रा शीत ध्रुवीय प्रदेशों में मांस और लाइकेन पाए जाते हैं। कहाँ पे? टुंड्रा प्रदेशों में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला अपना महत्वपूर्ण पॉइंट है संरक्षण प्रयास। वन्य जीवों और पौधों के संरक्षण के लिए सिक्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, इसकी स्थापना की गई है। किसकी? CITES। CITES का फुल फॉर्म क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। इसका उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि वन्य प्राणियों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो। यानी कि यह जो संस्था है यह प्रयास करता है कि कोई जो पौधा है या जंतु है वो विलुप्त न होने पाए। कवरेज, इसके तहत पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28000 जातियों को रक्षित किया जाता है, कि बचाया जाता है। जैसे कि भालू है, डॉल्फिन है, कैक्टस है, प्रवाल है, आर्किड है। ये कुछ दुर्लभ जातियां हैं जो एक बार विलुप्त हो जाएंगी धरती से तो फिर दोबारा उनका आना लगभग असंभव हो जाएगा। इसी में एक है गिद्धों का संकट। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई है। भारत में गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा घट रही है। इसका कारण है पशुओं के इलाज में प्रयुक्त होने वाली डिक्लोफेनिक, एस्पिरिन या आइब्रूफेन जैसी दर्द निवारक दवाइयां। इन दवाओं से उपचारित पशुओं का मांस खाने से गिद्धों की किडनी यानी कि गुर्दे खराब हो जाती हैं और अब इन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और गिद्धों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए जैसे कि जो दवाई है ना, आइब्रूफेन है, डिक्लोफेनिक है, ये दवाइयां जो है जब मनुष्य खाता है तो मनुष्य के अंदर वो दवाइयों का चीजें बस जाती हैं और जब वो मनुष्य या फिर कोई जानवर ये दवाई खा के मरता है तो उसको जब गिद्ध खाते हैं तो गिद्धों का गुर्दा किडनी खराब होता है जिससे गिद्ध भी मर जाते हैं उसको खा करके। अब मेरे मित्रों 7वां अपना पॉइंट है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज बहुत जरूरी है। मिनरल्स, खनिज, मिनरल्स प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसको हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। जैसे कि आपका आता है अयस्क। पहला है आपका अयस्क। अयस्क वे शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है। ज्ञात है कि 2800 से अधिक खनिजों में से केवल 100 अयस्क समझे जाते हैं। आप समझिए, यानी कि 2700 जो है वो आपके क्या है? खनिज है, वो खनिज है, लेकिन 100 जो है लगभग उसमें अयस्क यानी कि बहुत दुर्लभ होते हैं अयस्क। दूसरा दोस्तों खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को अगर बांटते हैं तो खनिज भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक यानी कि मेटेलिक जो खनिज होते हैं इनमें धातु कच्चे रूप में होती है और ये कठोर होते हैं और इनमें चमक होती है। जैसे कि लौह यानी कि फेरस, जिनमें लोहा होता है, जैसे कि लौह, अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये सब क्या है? ये धातु यानी कि मेटेलिक खनिज होते हैं। अलौह यानी कि नॉन फेरस, जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये क्या है? इसमें लोहा नहीं होता है तो ये अलौह यानी कि नॉन फेरस आपके खनिज होते हैं। ये सब किस में आएंगे? ये धात्विक खनिज में आएंगे। अब आता है दूसरा आपका अधात्विक यानी कि नॉन मेटेलिक।
इनमें धातुएं नहीं होती हैं, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है। इनके खनन की विधियां कैसे होती हैं? मेथड ऑफ माइनिंग। खनिजों को पृथ्वी से बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। पहला है आपका विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है कि कम गहराई में स्थित खनिजों को पृष्ठीय स्तर यानी कि उनका पहला लेयर हटा करके निकालना विवृत खनन यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग कहलाता है। दूसरा आपका कूपकी खनन, सॉफ्ट माइनिंग, यानी कि अधिक गहराई में स्थित खनिजों तक पहुंचने के लिए गहन वेधन यानी कूपक यानी कि साफ्ट बनाए जाते हैं, तब जाकर वो खनिज निकलता है, तो उसको कूपकी खनन कहते हैं। अगला पॉइंट है अपना प्रवेधन। प्रवेधन ड्रिलिंग करके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे होते हैं, उन्हें निकालने के लिए गहरे कुएं खोदे जाते हैं, जिसको कि हम प्रवेधन बोलते हैं। फिर चौथा आता है आपका आखनन यानी कि क्वेरिंग। सतह के निकट स्थित खनिजों को आसानी से खोद कर निकालना क्या कहलाता है? आखनन कहलाता है। अब देखते हैं खनिजों का वैश्विक वितरण, कौन कौन खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है। दोस्तों खनिजों में देखिए एशिया नंबर 1 पर आएगा। एशिया में लौह अयस्क आपका चीन और भारत में, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया में। विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन अकेले एशिया में होता है, जिसमें कि चीन सीसा और टंगस्टन में सबसे अग्रणी स्थान पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका यूरोप में लौह अयस्क में रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये सब क्या है, ये यूरोपियन कंट्री में होता है। अब यूरोप में लौह अयस्क में क्या क्या होता है, तो यूरोप लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका उत्तर अमेरिका में आपका कनाडियन सील्ड, लौह अयस्क, निकिल और सोना उत्तर अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है। फिर आपका अल्पेशियन में कोयला, फिर पश्चिमी पर्वत में तांबा, सीसा और जस्ता। यहाँ खनिज निक्षेप तीनों क्षेत्रों में स्थित है, कनाडियन में भी, अल्पेशियन में भी और पश्चिमी पर्वत में भी। चौथे नंबर पर आपका आता है दक्षिण अमेरिका में लौह अयस्क ब्राजील, तांबा चिली पेरू में, टीन जो है वो ब्राजील बोलीविया में। ब्राजील विश्व में सबसे उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। 5 नंबर पे आएगा आपका अफ्रीका में हीरा सोना प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में सबसे धनी देश माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक क्षेत्र जो है वो कहाँ है? अफ्रीका में है। 6 नंबर पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया में आपका बॉक्साइट, सोना, हीरा और लोहा, ये चारों बहुत तगड़ा होता है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो आपका कालगुर्गी और कुलगार्डी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने के क्या है? निक्षेप होते हैं। अगला है आपका अंटार्कटिका कोयला, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, लोहा प्रिंस चार्ल्स पर्वत पे पाया जाता है, और कोयला जो है ये आपका ट्रांस आर्कटिक पर्वत पे पाया जाता है। यहाँ लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल के वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध होने का अनुमान लगाते हैं। तो दोस्तों ये आपके कुछ ऐसी जगह थे जहां पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है इस स्लाइड में। अब बढ़िए आगे, शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन, पावर रिसोर्स। ऊर्जा संसाधनों को हम 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, पहला परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। ये इस फोटो में दोस्तों आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास मैंने किया है कि देखिए कोल माइनिंग कैसे करके कोयला निकाला जाता है, ये थर्मल पावर प्लांट है, ये ऑयल रिंग है, कैसे ये समुद्र से जो है ऑयल तेल निकाले जाते हैं, ये सोलर पैनल है दोस्तों, कैसे विंड जो है वो वाइन टरबाइन चलाने के लिए दोस्तों सोलर पैनल लगे हुए हैं, और ये आपके कुछ बिगोस प्लांट है, देखिए किस तरीके से। अब आगे मेरे मित्रों, परंपरागत स्रोत क्या होता है? कन्वेंशनल सोर्स, वे स्रोत
हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में हैं और जिनका भंडार सीमित है, उनको हम बोलते हैं अनवीकरणीय। भंडार क्या है इनका? सीमित है, खत्म हो जाएगा। इसमें पहला आता है आपका ईंधन, फायरवुड। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों 50% से अधिक जो है ऊर्जा इसी से मिलती है, यानी कि लकड़ी से ही ऊर्जा ली जाती है। दूसरा है मेरे मित्रों आपका कोयला। इसे अंतर्हित धूप यानी कि बरीड सनशाइन कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों वर्ष पूर्व दबे पादपों से बना है। इससे प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल पावर कहते हैं। इसका उत्पादक है आपका चाइना, यूएसए, जर्मनी। भारत में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो, इन 4 जगहों पे भारत में जो है ये कोयला का उत्पादन होता है। बाकी उत्पादक में चीन, यूएसए और जर्मनी जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तीसरे नंबर पर मेरे मित्रों आता है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम जो है कोयला को हम लोग काला सोना भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। यह जो है सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है पेट्रोलियम पदार्थ भी। इसकी प्रक्रिया क्या है? अपरिष्कृत तेल को परिष्करणशाला यानी रिफाइनरी में भेजा जाता है पेट्रोलियम को, जहां अपरिष्कृत तेल को परिष्करण रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां इससे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और ल्यूब्रिकेंट्स बनते हैं। किससे? पेट्रोलियम से। इसका उत्पादक देश जो है ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर जो है ये पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, मोम, प्लास्टिक को उत्पादन करने वाले सबसे बड़े देश हैं। भारत में भी होता है, डिगबोई आसाम में, बॉम्बे, मुंबई, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी जो है थोड़े मोड़े ये पेट्रोल, मिट्टी के तेल सब निकलता है। अगला मेरे मित्रों पॉइंट है अपना प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। यह पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक जो नेचुरल गैस होता है ये पेट्रोलियम का जो निक्षेपण होता है उसके समय पाया जाता है। जैसे कि इसी में आता है आपका सीएनजी, जो सीएनजी गैस इसमें मिल रहा है गाड़ियों में, गाड़ी भी चल रही है सीएनजी से। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह एक पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह बहुत कम प्रदूषण करता है सीएनजी। भारत में जो है सीएनजी जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा में इसका उत्पादन होता है। अब आते हैं अपना अगला पॉइंट है जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर। बांधों में ऊंचाई से गिरते जल से टरबाइन घुमा करके बिजली बनाई जाती है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो है इससे प्राप्त होता है। इसमें आपका पराग्वे, नॉर्वे और ब्राजील, ये देश जो है वो आपका हाइड्रो पावर का सबसे बड़ा यूज करने वाला देश है। भारत में भी होता है, भाखड़ा नांगल में, गांधीनगर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी परियोजना, इन सब पे जो है ये पवन ऊर्जा का यानी कि टरबाइन को घुमा करके ऊर्जा उत्पन्न बिजली की जाती है। मेरे मित्रों अब आता है आपका दूसरा गैर परंपरागत स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ये संसाधन नवीकरणीय है और प्रदूषण मुक्त है। जैसे कि आपका पहला है सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी, सौर सेलों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदला जाता है। उष्णकटिबंधीय देशों जैसे कि भारत के लिए यह अत्यंत लाभदायक है। जैसे कि इसका उपयोग सोलर कुकर, हीटर, ट्रैफिक सिग्नल के लिए किया जाता है, सौर ऊर्जा का प्रयोग। फिर आता है दोस्तों पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी। पवन चक्कियों द्वारा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां तीव्र हवा चलती है यह उपयुक्त, जैसे कि नीदरलैंड, जर्मनी और भारत में खासकर तमिलनाडु और गुजरात में जो है पवन चक्कियां चलती हैं, जिनसे कि बहुत तेज से वो पवन चक्की नाचेगा और वो उसी से बिजली बनेगा। अगला तीसरा पॉइंट है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। तो परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। भारत में यूरेनियम राजस्थान, झारखंड में पाया जाता है। थोरियम जो है वो केरल की मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके केंद्र जो है वो कलपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में और नरोरा यूपी में और कैगा कर्नाटक में। ये कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है। दोस्तों
चौथा पॉइंट है अपना भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त ताप ऊर्जा को हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं और यह गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। यानी कि गर्म जल के जो झरने होते हैं वहां पे जो है भूतापी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे बड़ा इसका संयंत्र है दोस्तों यूएसए में भूतापी ऊर्जा का। भारत में मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और पूगा घाटी लद्दाख में जो है वो भूतापी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे ये सब पॉइंट दोस्तों ध्यान में रखते चलिएगा। अगला पॉइंट है ज्वारी ऊर्जा, टिडल एनर्जी। समुद्र के ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम ज्वारी ऊर्जा कहते हैं और इसके लिए संकरे मुहाने पर बांध बनाए जाते हैं, जैसे कि रूस, फ्रांस, भारत में और भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न किए जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 6 नंबर पे आपका बायोगैस। जैविक अपशिष्ट यानी कि मृत पौधे, गोबर, रसोई का कचरा, इसको गैसीय ईंधन में बदला जाता है जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है और इससे ऊर्जा के साथ साथ उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद भी मिलती है बायोगैस से। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। वैसे तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको बनाया है ताकि आप कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ सकता है मेरे मित्रों। इसको एकदम कहानी की जैसा मैंने बनाया है। चलिए बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रियाएं दोस्तों संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। पहली है प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज। इनका संबंध जो है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। प्राथमिक क्रियाएं जैसे कि कृषि, मत्स्यन, संग्रहण। विश्व में 50% और भारत में 2/3 जनसंख्या जो है वो केवल कृषि पर डिपेंडेंट है, कृषि पर निर्भर है। दूसरी है दोस्तों आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। इनका संबंध संसाधनों के प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग से है, जैसे कि इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना। ये सब क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी, द्वितीय प्रक्रिया है। अब आता है आपका तीसरा प्रक्रिया, इसमें टेरिटरी एक्टिविटी, यानी ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन। ये सब क्या है? ये थर्ड क्रिया है। तो ये सब जो है क्या है? आपके आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसके द्वारा पूरी दुनिया चलती है, पूरा जीवन चलता है लोगों का। अब आते हैं दोस्तों कृषि की कुछ जानकारी जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, जिससे कि लगातार आपके जो है वो क्वेश्चन पूछे आते हैं। जिसमें कि पहला है आपका एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जैसे कि मिट्टी की जुताई, मृदा की जुताई, फसल उगाना, पशुपालन या खेती। यानी कि मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान और कला, इसे हम क्या कहते हैं? खेती कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरा है सेरीकल्चर। इसमें रेशम के कीटों का जो है वाणिज्यिक पालना, यह क्या है? कृषक की आय में भी एक पूरक हो सकता है। रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन जो है वो रेशम उत्पादन में होता है। तीसरा है पीसीकल्चर, मत्स्य पालन तालाबों और पोखरों में। विशेष रूप से तालाबों और पोखरों में जो है मछलियों का उत्पादन किया जाता है। चौथा है विटीकल्चर, यानी कि विटीकल्चर एक तरीके से द्राक्षा कृषि, अंगूर की खेती जो होती है, अंगूर की खेती, उसी को हम बोलते हैं विटीकल्चर। फिर आता है पांचवा आपका हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि। इसमें वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों, फूलों को उगाया जाता है, इसको बोलते हैं हार्टिकल्चर। तो दोस्तों ये पूरा दोस्तों आपका जो है वो कृषि था। अब इसके आगे का जो पार्ट होगा, जिसमें हम पूरा पढ़ेंगे आपका कृषि तंत्र से हम लोग फिर शुरू करेंगे चौथे पार्ट में, और फिर वहां से लेकर के फिर हम लोग अगले पार्ट में तकरीबन 3 या 4 पेज में आपका ये समाप्त हो जाएगा पूरा। इसके बाद से फिर हम लोग बढ़ेंगे हिस्ट्री के ऊपर। तो दोस्तों ये आप सभी लोगों को मालूम है कि एसएसटी जो है ना, सोशल साइंस, बहुत लंबा इसका टॉपिक होता है, बहुत लंबा इसका सिलेबस है। तो कल वाले वीडियो जो हम एसएसटी का लेकर आएंगे तो उसमें आपका पूरा भूगोल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे आपके
पूरा इतिहास खत्म करेंगे दोस्तों, ऐसे ही जैसे मैंने ये पूरा आपका आज इस तरीके से जैसे मैंने पढ़ाया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपका भूगोल का एसएसटी का कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आपको अब शुरू करेंगे हिस्ट्री का और फिर खत्म करेंगे पॉलिटी को। तो दोस्तों ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा वीडियो ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हम लोग व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में उस पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा कैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।